फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने कोल्ड वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कोल्ड वर्किंग क्या होती है बहुत डिटेल में हम गए थे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि कोल्ड वर्किंग को अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे करते हैं तो जस्ट चेंज इन शेप अकर, नॉट ग्रेन शेप चेंज नहीं होगा। जब ग्रेन शेप चेंज नहीं होगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। दूसरा मैंने बताया था रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब कि अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे अगर हम कोल्ड वर्किंग को करेंगे, मतलब बेलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर हम परफॉर्म करेंगे कोल्ड वर्किंग, तो क्या होगी, वर्क हार्डनिंग इज पॉसिबल होगी। ठीक है, और अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव हम कोल्ड वर्किंग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि रिटेन रहेगा जो इक्वी स्ट्रक्चर था ना, जो कि कोल्ड वर्किंग में चेंज हो रहा था, वर्क हार्डनिंग जब हो रही थी तो वो इक्वी से फिब्रस में चेंज हो रहा था, जिससे प्रॉपर्टीज एंटर कर रही थी। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर कोल्ड वर्किंग करेंगे, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कोल्ड वर्किंग इज परफॉर्म, देन क्या होगा, इक्वी स्ट्रक्चर रिटेन द इक्वी स्ट्रक्चर, मतलब वो रिटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बल्कि आप कॉपी पे लिख रहे हैं जो मैंने आपको 3 बातें बताई है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। अच्छा, मैं लास्ट वीडियो में ये बताई थी कि देखिए, ये जब हमने बेलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किया तो वर्क हार्डनिंग हुई, वर्क हार्डनिंग की वजह से इक्वी स्ट्रक्चर किस में तब्दील हो गया, फिब्रस गैस स्ट्रक्चर में। ठीक है, जिससे अल्टर कर गई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो गया ये। और ये देखिए, अगर हमने अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किया, ठीक है, ये हमारा इक्वी स्ट्रक्चर फिब्रस में तब्दील हो गया बेलो दी रिक्रिस्टल टेम्परेचर। ठीक है, और अगर ये इक्वी स्ट्रक्चर देखिए बी में, ये मेंटेन रहा है, ये रिटेन रह रहा है इक्वी स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज इट इज परफॉर्म दी वर्क कोल्ड वर्किंग अबव द रिक्रिस्टल टेम्परेचर, इस वजह से ये रिटेन रहा है इक्वी स्ट्रक्चर। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये सॉफ्ट होगा और लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा और लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होगी, मतलब हायर डक्टिलिटी होगी इसके अंदर अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन के अबव करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेन शेप है वो इक्वी एक्स तो रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, और लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होगी। ठीक है, और इसके अंदर हाई डक्टिलिटी होगी। ठीक है, मतलब ये डक्टाइल होंगे, इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पॉसिबल होगी। ठीक है, अच्छा, मैंने तो ये आपको बता दिया था ना कि ये हमारे रैपिड कूलिंग जो हम करते हैं तो मोर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, स्मॉल ग्रेन होता है, और जब स्लो कूलिंग करते हैं तो न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। आई थिंक ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम कोल्ड वर्किंग का फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्दर क्या है कोल्ड वर्किंग का, अच्छा, मैं लिमिटेशन बताई थी कि अगर हम हर मेटल एलॉय की जो है एक लिमिट होती है। ठीक है, कि कोल्ड वर्किंग परफॉर्म की जाए, अगर उस लिमिट को हम क्रॉस कर दे, फॉर एग्जाम्पल वायर्स का मैंने बताया था कि हम ट्विस्ट टाइम्स वायर को बेंड करना स्टार्ट कर दे तो एट द एंड क्या होगा, इट्स फ्रैक्चर अगर हो जाएगा। वाई? क्योंकि उस मेटल की, उस एलॉय की एक लिमिट थी कोल्ड वर्किंग की परफॉर्मेंस की। अगर उससे मैंने वो लिमिट क्रॉस कर लिया तो देन मोर चांसेस दी फ्रैक्चर अगर। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि दिस लिमिटेशन शुड बी रिमेंबर व्हेन कैरिंग आउट अल्ट्रेशन टू क्लैप्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लो डक्टिलिटी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं, तो आपने ये जो लिमिटेशन है ये आपने रिमेंबर याद रखनी है कि भाई ये मेटल एलॉय का मैं क्लैस बना रही हूँ तो इसकी ये लिमिट है, इस लिमिट से मुझे क्रॉस नहीं करना, वरना क्या हो जाएगा, वो क्लैस क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लो डक्टिलिटी एलॉय में हो, जैसे लो डक्टिलिटी होती है एलॉय की, कुछ एलॉय की ना, तो वहाँ पर आपने वो लिमिट याद रखनी है कि भाई इसकी ये लिमिट है, इस लिमिट के बाद इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, तो आपने ये रिमेंबर करना होगा। इफ अ कोल्ड वर्किंग मेटल एंड एलॉय विद अ fibrous grain structure इज हीटेड टू अबव रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, ये वही बात कह रहे हैं जो अभी मैंने आपको डायग्राम से दिखाई। ठीक है, ये वही बात कह रहे हैं कि अगर कोल्ड वर्किंग जो है, इफ़ अ कोल्ड वर्क मेटल एंड एलॉय, जो कोल्ड वर्क मेटल एंड एलॉय है, अब इसे कोल्ड वर्क मेटल एंड एलॉय, वाई? क्योंकि ये कोल्ड वर्क मेटल एलॉय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट्स फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कोल्ड वर्क मेटल एंड एलॉय। ठीक है, जिसका क्या है, फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर हमें मिला था। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करें, अगर हम इस फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर को क्या करें, हीटेड करें टू अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव इसको हीट करना स्टार्ट कर दें तो इट ग्रेजुअली रिवर्ट टू एन इक्वेक्स फॉर्म, तो ये ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, फिब्रस से दोबारा से किस में आ जाएगा, इक्वेक्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसमें ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, मतलब
पहले की तरह हार्ड नहीं होगा, ये सॉफ्ट होगा, और पहले की तरह इसमें हाई वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, लोअर वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होगी और हायर डक्टिलिटी होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया, ये जो मैंने बताया था ना कि अब आप रिक्रिस्टल टेम्परेचर कह रहे, तो ये फिब्रस से दोबारा से इक्विएक्स में आ जाएगा, लेकिन अभी पहले के मुकाबले में ये सॉफ्ट होगा और लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होगी, और जाहिर सी बात है सॉफ्ट होगा तो हाई डक्टिलिटी होगी ना, ये तो एक वो कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, अच्छा, हेंस रिक्रिस्टलाइजेशन कैन बी यूज एज सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब आप खुद देखें कि रिक्रिस्टलाइजेशन कैन बी हम यूज़ कर सकते हैं किसके तौर पर, सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट। वाई सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट, वाई यूज एज, बिकॉज खुद आपने देखा कि इक्विएक्स फॉर्म जब दोबारा से हमें मिली तो वो सॉफ्टर था when it's heated above the recrystallization temperature, तो वो क्या मिला हमें, सॉफ्ट मिला। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, कि हम उसको मतलब ये हीट ट्रीटमेंट जब हम दी हाई अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो ये सॉफ्ट होगा, इस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट, यूज एज सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट रिक्रिस्टलाइजेशन। ये जो है लाइन आप अंडरलाइन करके लिख ले अपने पास। बाकी ये बच्चे रट्टा लगाते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज लेके चल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और मेरा जो है ना, मैं जब समझाती हूँ तो बहुत जो है ना पुरजोश तरीके से समझाती हूँ, जिसकी बेस पे मेरी जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। समझ तो आ जाता है, सामने वाले को मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन मेरी एनर्जी जो है ना वेस्ट होती रहती है, उसके बाद मुझसे खुद अपना नहीं पढ़ा जाता। इन मैनी एप्लीकेशन ऑफ रॉड एलाई, या भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, इट इज़ समथिंग विच मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, भी कह रहे हैं कि जो रॉड एलाई होते हैं समथिंग विच मस्ट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइडेड किया जाता है क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे। इफ़ द मटीरियल इज मेंटेन अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अब अगर आपको उस मटीरियल को मेंटेन करके रखना है अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर सफिशिएंट टाइम, तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ एटम अक्रॉस ग्रेन बाउंड्रीज में अकर, तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ एटम्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री के अक्रॉस, लीडिंग टू ग्रेन ग्रोथ, फिर क्या होगी वहाँ पे ग्रेन ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाउंड्रीज में अकर, ठीक है, लीडिंग टू ग्रेन ग्रोथ, ये तो हो गया। द इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा, जो ग्रेन साइज का इफेक्ट होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। इट इज़ क्लियर दैट ग्रेन ग्रोथ शुड बी अवॉइडेड, ये ग्रेन ग्रोथ को शुड बी अवॉइडेड इफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट टू बी एडवर्सली अफेक्ट। ठीक है, आप खुद सोचें, ये ग्रेन ग्रोथ हो रही है, अब जब ग्रेन ग्रोथ होगी तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे ये इफेक्ट डालेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रेन ग्रोथ किस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, कोल्ड वर्किंग में कॉज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन अ मेटल ऑब्जेक्ट। अभी कह रहे हैं कि कोल्ड वर्किंग जो होते हैं ना, ये कॉज कर सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो कोल्ड वर्किंग होते हैं ये फॉर्म करते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस को मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इफ़ दीज स्ट्रेसेस आर ग्रेजुअली रिलीव दे मे कॉज डिस्टोर्शन, और अगर ये स्ट्रेसेस रिलीव होते हैं तो क्या होता है, डिस्टोर्शन हो जाएगी, जाहिर सी बात है, विच कुड लीड टू लॉस ऑफ फिट। फिर क्या होगा, जब इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीज करेंगी, डिस्टोर्शन कॉज होगा, तो क्या होगा, लीड टू लॉस ऑफ फिट। ठीक है, जो भी चीज़ आपने बनाई है, जो भी फॉर एग्जांपल क्राउन जो भी कुछ भी बनाया है उससे, तो वो सही से फिट नहीं होगा, लॉस ऑफ फिट होगा। फॉर एग्जांपल एन ऑर्थोडेंटिक अप्लायंस में देख लें। ठीक है, फॉर सर्टेन मेटल एलॉय द इंटरनल स्ट्रेसेस कैन बी वुली और पार्टली एलिमिनेटेड। तो अब क्या करते हैं, हम कुछ एलॉय में इंटरनल स्ट्रेस को एलिमिनेट करते हैं, किस तरह से, बाय यूजिंग अ लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेफर टू ए स्ट्रेस रिलीव एनेलिंग। ठीक है, जो हम लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट के थ्रू पार्टली एलिमिनेट करते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस को, उसको हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेस रिलीव एनेलिंग हो रहा है। दिस हीट ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट वेल बेलो, और ये जो हीट ट्रीटमेंट होता है ना, ये वेल बेलो होता है द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, and has no deleterious effect on mechanical properties since the fibrous structure is maintained। ठीक है, और ये कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट नहीं करता और ये फिब्रस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोल्ड वर्किंग के दौरान क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस होती है। उस फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस जो होती हैं, अब क्या होगा अगर वो रिलीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस फॉर्म हो गई ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग, अब अगर वो इंटरनल स्ट्रेसेस इन केस रिलीज़ हो गई तो डिस्टोर्शन हो जाएगा। डिस्टोर्शन हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ फिट होगा। ऑर्थोडेंटिक अप्लायंस जो भी आपने काम किया है
फॉर एग्जाम्पल क्राउन बनाया है तो वो फिट सही से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस थी वो तो रिलीज हो गई, उसकी वजह से डिस्टोर्शन आ गया, और उसकी वजह से जो अब हमने क्राउन लिया है वो अब फिट नहीं हो रहा, लो तो फिट हो रहा है, तो वो छोटा हो गया या तो वो बड़ा हो गया, ठीक है। फॉर सर्टेन मेटल एलॉय द इंटरनल स्ट्रेसेस कैन बी वूली, तो उसके इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये हमने आपको बता दिया कि इंटरनल स्ट्रेसेस किस तरह से कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग होती है, ठीक है, और इससे क्या हो सकता है ये बता दिया। अब हम कह रहे हैं हम किस तरह से, अब हम इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं किस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं पार्टली बाय लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, वेल बेलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस रिलीव एनेलिंग, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेसेस सारे क्या होती है, पार्टली एलिमिनेट हो जाती है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे, किसके फिब्रस स्ट्रक्चर की जो मेंटेन था उसको हम मेंटेन करके ही रखते हैं, जो कोल्ड वर्किंग के दौरान हमारा फिब्रस स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई किसी भी तरीके से क्या नहीं होती, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होती मैकेनिकल से बात है। ग्रेन शेप जब चेंज नहीं होगी, ग्रेन स्ट्रक्चर जब मेंटेन रहेगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलॉय।